हाय एवरीवन। आज इसमें मैं बात करूंगी पर्सनलाइजेशन डिस्टॉर्शन के बारे में। ये भी एक तरीके का सोचने का गलत तरीका है। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देकर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मेरा ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए फ्री ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस है। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को भी ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम आज पर्सनलाइजेशन के बारे में। मतलब हर वो सिचुएशन जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसके लिए भी आपने अपने आप को ब्लेम कर लिया है, यानी कि सब चीज़ें आपने पर्सनली ले ली हैं। अब बहुत सारे इमोशनल लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं। थोड़ा बहुत ये सबके साथ होता है। कई बार आप बहुत इमोशनल होते हैं, आप सिचुएशंस को संभालने के लिए, अपने रिश्तों को कंसोल करने के लिए बोल देते हैं अच्छा मेरी गलती है, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। थोड़ा बहुत तो चल जाता है। लेकिन जिन लोगों के साथ पर्सनलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान रहते हैं। समझते हैं पर्सनलाइजेशन में क्या होता है। सेल्फ ब्लेमिंग होती है। एक पर्सन अपने आप को उन चीज़ों के लिए भी ब्लेम करता रहता है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर थी, मतलब उसकी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर चीज़ें जो थी उसके लिए भी वो अपने आप को ब्लेम करता रहता है। वो ये नहीं देखता कि उसमें उसकी क्या मिस्टेक है, नहीं है, मतलब वो रियलिटी नहीं, इमोशनल वे में बस उस सिचुएशन को देखता है और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे ही उसका इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं सिचुएशन से, पर्सन से, इतने ओवरली वो अटैच होता है इमोशनल वे में। उसका जो सोचने का तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल वे में होता है, लॉजिकल वे में वो नहीं सोचता है। और अपने आप को सिचुएशन और पर्सन से अटैच कर कर बहुत ही ज़्यादा भावुक वे में वो हर चीज़ के लिए अपने आप को गिल्टी फील कराने लगता है, अपने आप को कर्ज करने लगता है, अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है। स्किप लॉजिक से अगर सोचने लगे तो फिर इमोशंस तो आपको परेशान करेंगे ही ना। लेकिन लोग ऐसे में क्या करते हैं, उनको लॉजिकल वे में समझाने की भी कोई कोशिश करता है तो वो स्किप कर जाते हैं उन लॉजिक्स को, वो देखते ही नहीं है लॉजिक्स की तरफ। ड्यूटीफुल, अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ही, वो हर चीज़ के लिए मेरा कर्तव्य था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तो मैंने नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ है, इस तरीके का उनका माइंडसेट रहता है। तो ज़रा समझ लेते हैं एक केस के एग्जांपल से। ये 40 इयर्स की एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन डिस्टॉर्शन का शिकार है। अब क्या है इनके साथ, इनके अगर हस्बैंड का कोई काम बिगड़ जाए तो भी इनको लगता है कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है, शायद मैंने ही अपने हस्बैंड को कोई टेंशन दिया है। इनके बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आए या इनके बच्चों को कोई थोड़ा भी बुखार, सर्दी, जुकाम, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। अगर घर में कोई बात हो जाए तो मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ। मायके में कुछ हो जाए तो मैं एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन नहीं हूँ। हर तरीके से इनको जो है आदत सारी की सारी ब्लेम अपने ऊपर लेने की है। जब इनसे बातचीत हुई तो पता चला कि शुरुआत से ही इनका सोचने का तरीका ऐसा ही था। अब थोड़ा इनके बचपन में चले जाते हैं, जरा 40 साल के जीवन को तलाश लेते हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखकर ये तो समझ ही गए हैं कि आप जितने भी साल के हैं मुझे आपके सारे साल ही जानने होते हैं। तो 40 साल को हमने जब पूरा रिवाइंड कर देखा तो पता चला कि बचपन में इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। अब इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी तो क्या है कि इनकी जो दादी थी और जो घर में और लोग थे वो सब ऐसे बोलते थे, तंग नहीं करना तेरी वजह से, वरना ना मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तूने अगर तंग किया तो तेरी वजह से तेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ये इतना सुना इन्होंने इतना सुना कि अब एक छोटा बच्चा अगर ऐसा सुन रहा है कि तेरी वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो शोर मत मचा, शैतानी मत कर। अब छोटे बच्चे का तो काम ही है ना शोर मचाना, थोड़ी बहुत शैतानियाँ करना, ये सब चीज़ें, उसको कहाँ समझ में आएगा। उनको ये लगा कि मेरे जो है ना शोर मचाने से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या है कि लोगों ने दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को जोड़ दिया। मतलब उन्होंने एक मैजिकल थिंकिंग वाला पैटर्न दिया, जो आप मेरा वीडियो में देखेंगे जब मैं मैजिकल थिंकिंग डिस्टॉर्शन के बारे में बात करूंगी कि लोग दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को कैसे जोड़ते हैं। कि जैसे बच्चे के शोर मचाने का उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब होने से क्या कोई कनेक्शन नहीं है ऐसा डायरेक्ट। थोड़ा बहुत ये है कि उनके रेस्ट पर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उनको घर के बड़ों से ये सुनने को मिला। तो जब भी उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी तो उन्हें लगता था कि मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया होगा, मैंने ही शोर मचाया होगा, मैंने ही कोई ऐसी बदमाशी करती होगी जिसकी वजह से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया होता था, लेकिन अपने ऊपर ब्लेम लेना बचपन से ही सीख लिया। कभी भी मम्मी उदास होती थी, मेरी वजह से मम्मी उदास है, मैंने ही कुछ किया होगा।
मतलब शुरुआत से ही एक पैटर्न इस तरीके का चलता चला गया। जब वो स्कूल में थी तो स्कूल में भी अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी होती थी, कुछ भी ऐसा होता था, अगर वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई तो ये है कि मैंने अपने एफर्ट्स नहीं डाले, मेरी वजह से पूरी टीम हार गई है। मतलब जो उनकी कैपेसिटी से बाहर की भी चीज़ें थी उसके लिए भी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते मानते बड़ी होती चली गई हैं। और फिर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती थी कि उनके घर में टेंशन का माहौल होता था तो सीधा वो अपने ऊपर ब्लेम ले लेती थी। मम्मी पापा का झगड़ा भी कभी हो रहा होता था तो मेरी वजह से मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं इन लोगों को वो खुशियाँ नहीं दे सकती। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में भरती गई और फिर इसी सारी कंडीशनिंग के साथ उनकी शादी हो गई। अब एक लेडी जो पहले से ही बचपने से ही इस तरीके से प्रोग्राम हुई हुई है, जब उनकी शादी हुई तो फैमिली में जब आए तो देखिए एडजस्टमेंट इश्यूज़ तो थोड़े बहुत होते ही हैं ना, कि जब लड़की परिवार में आती है, ससुराल में आती है, तो शुरुआती 1-2 साल में लोग एक दूसरे को समझने में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं। तो वही उनकी फैमिली में हुए। थोड़ा सा उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, जो मदर इन लॉ थी, उन सबसे थोड़ा से एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते थे। तो हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लेना, मतलब हर चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानकर दुखी रहना, घुटना, बिल्कुल शांत रहना, चुप रहना, और हर समय बस दिमाग में ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का वो शिकार हो गई। और फिर ये चीज़ें उनके साथ बढ़ती चली गई। हर चीज़ के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड में, एक्स्ट्रा कॉशियस, अपने इतने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, और हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस अब अगर कोई रहेगा, दिमाग ही चलता ही रहेगा, तो फिर डेफिनेटली आपको तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। अब हर चीज़ को पर्सनलाइज कर लेती थी तो गिल्टी भी फील करती थी। अपने आप को कोई ब्लेम कर रहा है तो वो गिल्ट फील कर रहा है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉरी भी कह देती। तो यहाँ पर जब पर्सनलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है तो एक इंसान के अंदर अपने आप के लिए गिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसका बिहेवियर क्या हो जाता है? उसका बिहेवियर हो जाता है सॉरी कहना। अब भाई सॉरी कहने की बात हो, वास्तव में आपकी कोई गलती हो तो सॉरी कहिए। अगर कोई गलती कभी हो भी गई है आपकी वजह से तो ब्लेम करने के बजाय उसे सुधारना चाहिए। लेकिन जब आपकी कोई गलती ही नहीं है, बच्चे के कम मार्क्स आए तो मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने उसे शायद ढंग से नहीं पढ़ाया, मैं घर के कामों में बिजी रही। अब आप घर के काम तो करेंगी ही ना, लेकिन बच्चे की भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी है कि वो पढ़े। आपने उसका ट्यूशन भी लगा रखा है, वो स्कूल भी जाता है, आप उसे देखते भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा नहीं कर पाया तो बस मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने उसे अच्छे से पढ़ाया नहीं है। हस्बैंड का प्रमोशन उनके एक बार एक्सपेक्टेड था लेकिन वो प्रमोशन नहीं हुआ, तो मैं अपने हस्बैंड से झगड़ती हूँ, मैं उन्हें टेंशन देती हूँ, इस वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। अरे भाई, आपके हस्बैंड का जो प्रमोशन था वो तो उनकी कैपेबिलिटीज़ पर, उनकी जॉब परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, या फिर ऑफिस के इंटरनल कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, उनकी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। आपका जो छोटा मोटा नोक झोंक घर में होता है, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस और आपकी फैमिली में रहते हैं, उसका आपके हस्बैंड के प्रमोशन से कोई डायरेक्ट ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो वहाँ पर उनका दिमाग पर्सनलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहा था, डे टू डे एक्टिविटीज़ से लेकर मेजर माइनर सब इवेंट्स में कर रहा था। इतना ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो गई थी कि उनको नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा जब आप कॉशियस हो जाते हो, प्रिकॉशंस रखते हो, मतलब आप बच्चों के, हस्बैंड के, सब लोगों के इर्द गिर्द इस तरीके से आप ओवर रिस्पॉन्सिबल वे में, ड्यूटीफुल वे में जब एक्ट करने लगते हो तो लोग भी आपसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यही सब कुछ उनके साथ हो रहा था। उनको इतनी एंग्जाइटी और नींद ना आने की वजह से वो मेरे पास आई। तो जब पकड़ा गया उनका ये पर्सनलाइजेशन डिस्टॉर्शन, तब उनको समझाया गया कि ये सोचने का एक गलत तरीका है और आपकी कंडीशनिंग बचपन से रॉन्ग वे में हुई है, जिसको अब आपको माइंड को रिकंडीशन करना है। आप ये देखिए कि जब भी कोई इवेंट ऐसा होता है आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली में किसी और के साथ भी, तो देखिए कि आपका क्या रोल था, आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, आप डायरेक्टली उस सिचुएशन से कितना कनेक्टेड थी, और आपका जो पार्ट था वो आपने सही किया। लेकिन जिस पार्ट में आप थी नहीं पिक्चर में, उसके लिए भी आप अपने आप को ब्लेम कर रही हैं। तो इस तरीके से तो आप दुनिया का सारा ही ब्लेम ले सकती हैं, घर का ही क्यों, फिर तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी ले लीजिए। अगर सड़क पे कोई दुर्घटना हुई है तो उसका भी आप अपने ऊपर ही ले लीजिए। तो हर चीज़ का आप ब्लेम लेना चाहें तो आप कितना भी ब्लेम ले सकते हैं अपने ऊपर, और बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिल भी जाएंगे जो आपको खुशी खुशी, अगर आप ब्लेम ले रही हैं तो आपको दे भी देंगे। उनको पूरा हर तरीके से जब पूरा का पूरा लॉजिकल वे में समझाया गया, कुछ सिचुएशंस के एग्जांपल देके कि आपके बच्चे के कम मार्क्स आए, तो अब आप बताइए इसमें आप किससे रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या आपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाई थी? तो वो सब ओके था कि मैंने निभाई थी, मैंने उसे पढ़ाया था, मैं टाइमली उसका दूध भी बनाती थी, उसके साथ बैठकर जागती भी थी, सब कुछ करती थी। तो फिर बच्चे के कम मार्क्स आए तो इसमें आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए? आप क्यों पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं? जब उनको 5-7 सिचुएशंस तरीके से लॉजिकली डिस्प्यूट कर
कर पूरा का पूरा दिखाया गया, समझाया गया, तो फिर उनको समझ में आया कि यस, ये मेरे सोचने का गलत तरीका है और हर चीज़ को मैं अपने ऊपर जो ले रही हूँ इससे मेरी ही मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और एंग्जाइटी की वजह से मेरे को नींद नहीं आती है। तो करेक्ट किया। तो पर्सनलाइजेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सिचुएशन में, जो भी कोई सिचुएशन बनी है उसमें अपना रोल देखना है कि भाई आपका क्या रोल है और आपका जो रोल है वो आपने ठीक तरीके से निभाया या नहीं निभाया। अगर आपने अपना रोल ठीक तरीके से निभाया और फिर भी वो सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा रही हैं, फेवरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जिसका आपका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो उसके लिए ब्लेम लेना तो बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या रहना है, बिल्कुल काम रहना है। मतलब आपको अपना रोल चेक करना है, एक्चुअल में आपका क्या रोल था। हाँ भाई, अगर आप वाकई इन्वॉल्व थे और आपका रोल जो था वो आप अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, तब आप वहाँ पर ब्लेम करने के बजाय उससे लर्निंग ले लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब उस लर्निंग को लेंगे और अपना रोल फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो आप उन गलतियों को नहीं करें और आप अच्छी तरीके से अपना रोल निभाकर सब सिचुएशंस को अपने फेवर में कर लें। लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और फिर भी अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो सिंपल सा इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हर सिचुएशन में जिसमें भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, तो उसके लिए अपना रोल देख लीजिए। और फिर जब आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन आपके बेस्ट देते देते भी बिगड़ गई है, तो उसको ये देखिए, उस सिचुएशन में उस पर्सन से इन्वॉल्व होइए कि उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं उस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि जब आप सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको अपना रोल चेक करना है और हेल्प करने के इंटेंट से, आपको लोगों की हेल्प करने के इंटेंट से उस सिचुएशन में देखना है कि वो जो सिचुएशन ख़राब हुई एक्चुअल में क्या वजह थी, और लोगों की हेल्प करने के इंटेंट से आपको लॉजिकली अपना विजडम माइंड यूज़ कर कर एक एक्शन प्लान बनाना है कि आप दूसरों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे उनके बच्चे के कम मार्क्स आए थे, तो उसके मार्क्स को अच्छा इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा टाइम उसको डिवोट करना है, उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाना है, या किसी तरीके की कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी से वो सफ़र कर रहा है, मतलब आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ब्लेम देंगे तो आप किसी की हेल्प करने लायक नहीं बचेंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को देखेंगे और फिर आप जो है ना कोई हेल्प करने के इंटेंट से कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। तो बस इतनी छोटी सी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर, क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियोस में वही टेक्निक बताती हूँ जो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन सारी टेक्निक्स आप बिना थेरेपिस्ट के अपने घर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने लेवल पर कर पाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में इतना केस का एग्जाम्पल इसीलिए देती हूँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी मिलती है। फिर भी अगर आप अपने लेवल पर नहीं कर पाते और आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने चॉइस के किसी भी थेरेपिस्ट काउंसलर से मिल सकते हैं और इस तरह के थॉट पैटर्न को ब्रेक कर कर अपनी लाइफ को फ्रीडम से जी सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं जिन डिस्टॉर्शंस के बारे में बात कर रही हूँ, वो सारे डिस्टॉर्शन अगर हमारी थिंकिंग पैटर्न में होते हैं, तो वो हमें किसी भी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है और फिर जब भी वो बड़ा रूप लेती है, तो आपको शुरुआत में ही अपने इस तरह के फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स को करेक्ट करना है और फिर एक एरर फ्री थिंकिंग माइंड के साथ आपको एक नई स्टार्ट करनी है। आपने अगर अभी तक मुझे कमेंट कर कर नहीं बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो अभी कमेंट कर दीजिए और अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।